क्लास 12th। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया का संगठित सिद्धांत। संगठित सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जब एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे से संघट्य करते हैं, पहले बताया था संघट्य का दूसरा नाम होता है टक्कर, इसीलिए इसको हम दूसरा नाम देते हैं टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जब एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे से संघट्य करते हैं तो उत्पाद बनते हैं। यानी उत्पाद का बनना या न बनना किस पर निर्भर कर रहा है? अभिकारकों के मध्य होने वाले संघट्यों पे, और यही आपका अभिक्रिया वेग का संघट्य सिद्धांत कहलाता है, ठीक है ना। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनने के लिए या रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए यह जरूरी है कि अभिकारकों के अणुओं के मध्य टक्कर होना आवश्यक है, ठीक है ना। और ये ध्यान देना कि जो अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में इकाई समय में इकाई आयतन में अभिकारकों के मध्य जितनी भी टक्करें होती हैं उन टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति कहते हैं या संघट्य आवृत्ति कहते हैं। जेड से इसको प्रदर्शित किया जाता है। यानी हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? हम कहते हैं कि प्रति इकाई समय में अभिकारकों के इकाई आयतन में होने वाले संघट्यों की संख्या, इकाई आयतन में होने वाले संघट्यों की संख्या को संघट्य आवृत्ति कहते हैं, संघट्य आवृत्ति कहते हैं, जिसे जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रतीक क्या होता है? जेड। तो प्रति इकाई आयतन में प्रति इकाई समय में अभिकारकों के मध्य जितनी भी टक्करें होंगी वो कहलाएगी संघट्य आवृत्ति, ठीक है ना। तो सामान्य ताप और दाब के अंतर्गत अगर हम कहें तो किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य जो संघट्य होते हैं उन्हीं संघट्यों के द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है ना। और उसी से अभिक्रिया का वेग भी उन संघट्यों की संख्या पर या संघट्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह संघट्य सिद्धांत है, सिंपल सा। लेकिन यह सिद्धांत आगे कहता है कि यह जरूरी नहीं है कि अभिकारकों के मध्य जितनी भी टक्करें हो रही हैं, ये जरूरी नहीं है कि अभिकारकों के मध्य जितनी भी टक्करें हो रही हैं या संघट्य हो रहे हैं उन संघट्यों से उत्पाद बने। पहला तो उन्होंने कहा कि उत्पाद बनने के लिए ये जरूरी है कि अभिकारकों के अणुओं के मध्य संघट्य होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी टक्करें हो रही हैं उन टक्करों से उत्पाद का निर्माण हो। जैसे हम मान के चलते हैं अभिकारकों के मध्य 100 संघट्य हो रहे हैं, ठीक है ना। इन 100 संघट्यों, जरूरी नहीं है कि 100 के 100 संघट्यों से उत्पाद बने। कुछ संघट्य ऐसे होते हैं जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है, जिनको प्रभावी संघट्य कहते हैं या प्रभावी टक्कर, ठीक है ना। तो संघट्य दो प्रकार के होते हैं इन्होंने कहा। एक होते हैं प्रभावी संघट्य जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है, एक होता है अप्रभावी संघट्य जिनसे उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। इफेक्टिव कॉलिजन और दूसरा कहलाता है अनइफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है ना। तो प्रभावी संघट्य कौन से हैं? जो उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं थोड़ा सा। संघट्य सिद्धांत ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ये आवश्यक है कि अभिकारकों के अणुओं के मध्य संघट्य होने चाहिए। जब तक वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं तब तक उनके मध्य कोई क्रिया नहीं होगी और उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। उसके साथ वो कहता है कि जितने भी संघट्य हों, यानी जो प्रति इकाई समय में इकाई आयतन में जितने भी संघट्य हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे संघट्यों से उत्पाद बने। तो कुछ संघट्य ऐसे होते हैं जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है,
ठीक है ना। अर्थात अभिकारकों के मध्य होने वाली ऐसे संघट्य जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है उनको प्रभावी संघट्य कहते हैं, और जिनसे उत्पाद का निर्माण नहीं होता है वो अप्रभावी संघट्य कहते हैं। अब किसी संघट्य को प्रभावी होने के लिए, ठीक है ना, अब हम कैसे कह रहे हैं कि कुछ संघट्य प्रभावी है कुछ नहीं है। किसी संघट्य को प्रभावी होने के लिए उसे दो बाधाओं को या दो अवरोध को पार करना होता है। तो जो संघट्य इन अवरोधों को पार कर जाते हैं वो प्रभावी संघट्य होते हैं, और जो पार नहीं कर पाते हैं वो अप्रभावी। अब वो दो अवरोध क्या हैं? पहला कहलाता है ऊर्जा अवरोध, पहला कहलाता है ऊर्जा अवरोध, और दूसरा कहलाता है अभिविन्यास अवरोध, ओरिएंटेशन बैरियर, अभिविन्यास अवरोध। तो दो प्रकार के बैरियर हैं, है ना, एक एनर्जी बैरियर है, एक ओरिएंटेशन बैरियर है, ऊर्जा अवरोध। अब ऊर्जा अवरोध क्या है देखिए। ऊर्जा अवरोध का मतलब यह है कि यह कहता है कि अभिकारकों के मध्य, ऊर्जा अवरोध कहता है कि अभिकारकों के मध्य होने वाले संघट्यों को प्रभावी होने के लिए, मैं लिख दे रहा हूं, अभिकारकों को या अभिकारकों के मध्य होने वाली, अभिकारकों के मध्य होने वाली संघट्यों को संघट्यों को प्रभावी होने के लिए, प्रभावी होने के लिए, प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है, यह आवश्यक है कि अभिकारकों के पास, अभिकारकों के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि अभिकारकों के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, होनी चाहिए, जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं, जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। यानी कहा गया है कि जिन अभिकारकों के पास ये देहली ऊर्जा के बराबर न्यूनतम ऊर्जा होती है उनके मध्य होने वाले संघट्य क्या होते हैं? प्रभावी। सपोज करो किसी अभिक्रिया के लिए देहली ऊर्जा का मान है 10 किलो जूल, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं खाली। तो जिन अभिकारकों की ऊर्जा 10 किलो जूल से कम है, यानी 9 है, 8 है, 7 है, उन अभिकारकों के मध्य कितने ही भी संघट्य क्यों ना हो जाए, उत्पाद नहीं बनेगा। और जिन अभिकारकों की ऊर्जा इस देहली ऊर्जा से ज्यादा है, यानी 11 किलो जूल, 12, 13 जितनी भी है, वो सब किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का, और अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक। देहली ऊर्जा को या अभिक्रिया की प्रगति को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये किसी पहाड़ की चोटी है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं डेली लाइफ का, आप ये समझ सकते हो इसको बहुत इजीली, कि यहां से हम सब लोग, सपोज करो 100 लोग, यहां से हम इस चोटी के इधर जाना है। सपोज करो यहां कोई मंदिर है, जो भी है, हमने यहां जाना है ना। हमारा एम क्या है? ये यहां से इस मंदिर तक जाना है, यानी ये आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ये अभिकारक है ना। तो इन 100 अभिकारकों को उत्पाद में बदलना था, तो इनको एक मार्ग का अनुसरण करना है, और उस मार्ग को एक पहाड़ की चोटी से कंपेयर किया गया है। ये एनर्जी बैरियर है, ये देहली ऊर्जा है, ये देहली ऊर्जा है। अब यहां से 50 अभिकारक ऐसे थे जिनकी एनर्जी इस देहली ऊर्जा से ज्यादा थी, तो वो इस चढ़ाई को पार करके इधर पहुंच जाएंगे। जैसे अगर हम माने हम 100 लोग गए, हम में से 50 लोग ऐसे थे जो घर से खाना वाना खा के चल रहे थे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और खूब एनर्जी थी उनके अंदर, तो वो इस पहाड़ी को क्रॉस करके यहां पहुंच गए। लेकिन हम में से 50 लोग अभी भी ऐसे हैं जो किसी कारणवश भूखे पेट आए थे, है ना, या उनके अंदर एनर्जी नहीं थी, तो वो कभी भी इस चढ़ाई को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और जब तक इस चोटी तक नहीं पहुंचेंगे वो यहां नहीं जा सकते। बिल्कुल वैसे ही होता है, ये देहली ऊर्जा है। यानी अगर अभिकारक को उत्पाद में बदलना है तो इतनी एनर्जी होनी जरूरी है, इस बैरियर को क्रॉस करना है। तो जो अभिकारक इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं वो उत्पाद का निर्माण करते हैं,
जो नहीं कर पाते हैं वो उत्पाद का निर्माण नहीं करते हैं। यानी जिन अभिकारकों की ऊर्जा इस देहली ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा हो, उनके मध्य जो संघट्य होंगे वो प्रभावी होंगे, और जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है उनके मध्य जो संघट्य होंगे वो अप्रभावी होंगे। दूसरा है अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध, अभिविन्यास अवरोध का मतलब क्या है? देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि हमारे क्लासरूम का जो एग्जांपल है उसको हम ओरिएंटेशन बैरियर से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। होता क्या है, देखिए, सामने से आपका टीचर खड़ा रहता है और यहां बच्चे रहते हैं, होता है ना, दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ होता है। ये एक अच्छा ओरिएंटेशन है। आप सपोज करो ये बच्चे सब अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं और आगे से टीचर पढ़ा रहा है, तो वो कभी भी इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। ठीक है ना, इफेक्टिव लर्निंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि दोनों के फेस एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। इसीलिए जब कोई लीडर अगर स्पीच देता है, कोई नेता भाषण देता है तो जो पब्लिक होती है, जो लिसनर्स होते हैं, वो उसकी ओर देखने चाहिए, उन्होंने आई कांटेक्ट होना चाहिए, तभी वो एक अच्छी स्पीच दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। वही यहां पर भी होता है कि रिएक्शन में भी ऐसा होता है कि एक ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल से आपको बताता हूं मैं, एक रिएक्शन है CO प्लस NO2, ये बना आपका CO2 प्लस NO। अब आप रिएक्शन में देखना, नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ रहा है, ये तो है। अगर हम इसको मैं वैसे आपको लिखूं तो ये ऐसे लिखेंगे हम, CO प्लस NO2 को हम ऐसे लिखेंगे, एक खाली एग्जांपल बता रहा हूं। CO2 को हम कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O लिखेंगे ना, और NO को हम ऐसे लिखेंगे, लिख दिया ना हमने। अब हुआ क्या है, देखो चेंजेस देखो, यहां नाइट्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन थे, यहां कितनी रह गई, 1। यानी ये नाइट्रोजन की एक ऑक्सीजन किससे जुड़ी है, कार्बन से जुड़ी है ना, आपको रिएक्शन में दिख रहा है। अब जो संघट्य होने चाहिए, टक्कर है, वो ध्यान रखना, वो टक्कर ऐसी होनी चाहिए कि जो परमाणु जुड़ रहा है और जिस परमाणु से जुड़ रहा है वो आमने सामने होने चाहिए। वो एक परफेक्ट ओरिएंटेशन होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसी में देखो, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है ना, और ये आपका NO2 का मॉलिक्यूल है, NO2, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं इसको, है ना। आप इसको समझना, यहां पर जो टक्करें हो रही हैं वो किसके बीच में हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। और ऑक्सीजन किससे जुड़ेगी, कार्बन से, और हो भी यही रहा है, ऑक्सीजन किससे जुड़ी है, कार्बन से। यानी कि ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है, ये ऑक्सीजन निकलेगी और किससे जुड़ जाएगी, कार्बन से। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 प्लस NO। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि CO, सपोज करो ये हमारा एक रिएक्टेंट है और ये दूसरा रिएक्टेंट है NOO। अब जो टक्करें हो रही हैं, देखिए, कार्बन और किसके बीच में हो रही है, नाइट्रोजन के बीच में, तो नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, OCN प्लस O2। जबकि हमारा प्रोडक्ट ये नहीं है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, CO2 प्लस NO। तो अगर यहां ऐसे ये इनका ओरिएंटेशन ऐसे होगा, इनका अभिविन्यास इस प्रकार होगा कि नाइट्रोजन कार्बन के सामने आ रहा है, तो कभी भी उत्पाद नहीं बनेगा। उत्पाद बनने के लिए जरूरी है कि एक अणु का कार्बन और दूसरे अणु का ऑक्सीजन एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सम्मुख होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है, ये है रासायनिक अभिक्रिया का संघट्य सिद्धांत। इसको एक बार बुक में पढ़ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।